हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज फिर कंटिन्यू करते वीडियो के साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ। तो कल मैंने जो पढ़ा तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 6 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, ह्यूमन रिसोर्स में। तो इसमें 2 चीजें कंप्लीट करवा चुका हूँ। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 2 चीजें आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। काफी सारे डेटा जो है अपडेट हो चुका होगा आपके दिमाग में। अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर देख लिया है तो आपको सारी चीज़ें पता है। तो आज बाकी 4 टॉपिक रह चुके हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो कोशिश करने वाला हूँ मैं इसी मतलब वीडियो में कंप्लीट करने वाला। तो इसमें जो तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है, डेट इज फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अब डिफरेंट प्लेस पे अगर हम वर्ल्ड के देखेंगे तो वहां पे जो है डिफरेंट फैक्टर, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो डिफरेंट जगह पे जो पॉपुलेशन है, कौन से फैक्टर है जो रिजल्ट मतलब के ला रहे हैं। सर एग्जांपल के लिए अगर हम नॉर्थर्न प्लेन की बात करें, इंडिया में बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है लेकिन माउंटेन में नहीं है। थर्ड डेज जो राजस्थान में वहां पे नहीं है लेकिन बिहार में इतना ज्यादा है, यूपी में इतना है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भाई इतना क्यों है और कहीं बहुत कम है। तो तो वही चीज जानने वाला है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके 2 फैक्टर जो तुम्हें पढ़ना है, एक जियोग्राफिकल फैक्टर, और दूसरा सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स है। ये आज के टाइम में आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन मेन जो रीजन है ना, जो मुझे जहां तक मैं कहूँगा 90% जो रीजन है वो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि सबसे पहला आ गया टोपोग्राफी, ठीक है। दूसरा सॉइल, तीसरा वाटर, चौथा क्लाइमेट और 5वां मिनरल। और अगर मैं इसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, टोपोग्राफी और वाटर। बाकी सब तो है, ऐसा कोई रीजन नहीं। एक्चुअल में देखोगे ना, सारे जब चीजें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर कहीं ना कहीं सारी चीज तो इसी पे आ रही है, टोपोग्राफी पे। तो क्योंकि टोपोग्राफी 90% कवर कर लेता है ज्योग्राफी फैक्टर में। क्योंकि अगर आप टोपोग्राफी का मतलब क्या है, टोपोग्राफी का मतलब होता है रिलीफ। टोपोग्राफी का मतलब है रिलीफ से, फीचर से है। मीन्स कि जो डिफरेंट रिलीफ है, जैसे कहीं पे प्लेन है, प्लेन एरिया है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है। ये डिफरेंट फीचर्स है ना हमारे सरफेस के। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल लगाना आसान है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना आसान है, यहाँ पे खेती करना आसान है। यहाँ प्लेन एरिया का मतलब कंफर्म है, 100% है कि यहाँ पे रिवर सिस्टम होगा, वाटर का अच्छा खासा है सिस्टम है। तो इसलिए रीजन है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। वर्ल्ड के जितने भी सिविलाइजेशन शुरुआत में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, जितने भी मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है ना, माया सिविलाइजेशन है, डिफरेंट है सिविलाइजेशन। तो हर एक सिविलाइजेशन का बसने का रीजन ही रहा है हमेशा रिवर्स, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, है ना। तो वाटर तो उसी रीजन है। लेकिन वाटर से ज्यादा सिंपल सी बात है, वाटर जो कहा रिवर सोर्स, रिवर है, और रिवर माउंटेन से निकलती है, लेकिन माउंटेन एरिया में रह नहीं सकते। तो लेकिन रिवर के द्वारा जो इरोडेड है, जो फर्टाइल सोइल है, जहाँ पे खेती भी हो सकती है, पीने के पानी भी है, और घर भी बना सकते हैं, अच्छे से रह भी सकते हैं, वो एरिया रहता है प्लेन वाला।
इसीलिए तीनों रीजन में से सबसे ज्यादा कहाँ पे लोग रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। और जो गंगा प्लेन है मीन्स नॉर्थ इंडिया है, जिसे हम नॉर्थन प्लेन कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल, असम, ये सब प्लेन एरिया में आ जाता है। इसीलिए ये जो एरिया है दुनिया का सबसे ज्यादा डेंस एरिया है ना। और दूसरा सोयल है। सोयल में कहीं कहीं टोपोग्राफी भी आ जाता है, लेकिन सोयल का अलग पार्ट होते हैं, मीन्स क्ले सोयल, लोमी सोयल, जो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया है ना। अब देखो जैसे कि डिफरेंट है। अब सैंडी सोयल हो गया। अब सोयल की बात करते हैं। अगर मान लो सैंडी सोयल है, सैंडी सोयल कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। अगर वही फर्टाइल सोयल हो तो फर्टाइल सोयल, और फर्टाइल सोयल कहाँ मिलेंगे, जहां प्लेन एरिया होगा। वापस इस पर आ गया, इसका मतलब है वहां पे लोग कंडीशन ज्यादा होगी। तो इस तरह से आपको समझना है। वाटर क्या है, वाटर जहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड है, भाई वहां पे लोग रहेंगे ज्यादा। और जहाँ पर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें वो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वाटर की अवेबिलिटी सबसे ज्यादा आसानी से कहाँ मिल जाती है, प्लेन एरिया में। ये सब चीजें। क्लाइमेट है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता तो जहाँ काफी ज्यादा मीन्स वार्म टेम्परेचर होता है डेजर्ट में, जैसे लोग वहां रह सकते थे, या फिर जहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां कोई रहता नहीं है। तो लोग जो होता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में, एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कहते हैं, रहना पसंद नहीं करते। जैसे कि चाहे एक्सट्रीम हॉट हो या फिर कोल्ड हो, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म इलाके में रहना पसंद नहीं करते। मिनरल्स के जहाँ मिनरल्स होते हैं, और जहाँ मिनरल्स होंगे वहाँ इंडस्ट्री होगी, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहां पर लोग आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि वहां पर काफी कुछ डेवलपमेंट है। क्योंकि जितने भी आज के टाइम में सिटी है, वहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। वहाँ एक समय था जहाँ पे स्लम एरिया बना, एक समय था जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा मतलब कि पॉल्यूशन हुए होंगे, है ना। जितने भी चाहे मुंबई लो, दिल्ली लो, कोई भी चीज, दिल्ली तो आज भी है। तो वही चीज है डेवलपमेंट का आगे, मतलब एक स्टेज, अगर बहुत अच्छा बेस्ट देना है तो बुरे बुरे स्टेज से गुजरना होता है ना, तो सेम चीज है। तो मिनरल्स जहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह पे मिनरल्स की कमी नहीं है ना। इसीलिए वहां पे भी लोग रहते हैं। तो दिस इज आर द जोग्राफिकल फैक्टर। तो ये मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर। तो इसके 3 पार्ट कर दिए हैं मैंने, जो 3 लिखे ना, तीनों वही चीज है। एक में सोशल, एक में इकोनॉमिक और एक में कल्चरल। सोशल में क्या है भाई, सोशल का मतलब सोसाइटी कैसा है वहां पे, सोशल का मतलब वहां पे सोसाइटी से कैसा है। आपको वहां मतलब एग्जांपल के लिए कि आप किसी भी देश में से पसंद करते हैं, आज के टाइम में कोई भी लोग दूसरी जगह माइग्रेट होता है या फिर एक छोटे से ऐसे बड़े शहर में जाता है, वहां पे देखता है हेल्थ सेंटर कैसा है, भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर मैं दिल्ली में हूँ, कहीं ना कहीं एक मेन रीजन है ना एजुकेशन, तो आप भी दिल्ली में हो, आप घर वाले दिल्ली में, कहीं भी नहीं, तो एक मेन इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें जो है सोशल फैक्टर में आ जाते हैं। एक लाइफ को लीड करने के लिए, अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए, जो आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, वो अच्छे सोसाइटी में मिलेगी। जहाँ पर सोसाइटी अच्छी है, इसका मतलब कि वहाँ पे ये सब चीजें हैं अच्छी। और ये कहाँ है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है यूरोप में। तो लोग यूरोप या फिर दूसरे वेस्टर्न में माइग्रेट होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर का हो गया भाई इंडस्ट्री से, पैसे कमाने के लिए लोग जाते हैं, मुंबई, दिल्ली आया, मुंबई है, कहीं भी गए तो उसके लिए। कल्चर हो गया भाई, कल्चरल प्लेस कैसा है, जैसे बनारस है, काशी है ना, बनारस, बोध गया, मैसूर है ना, ये सब मदुरै, तो ये सब इम्पोर्टेंट कल्चरल प्लेस है जहाँ पे जाना जाता है। एशियन सिटी है साथ, जहाँ पे भगवान, वहाँ काफी कुछ है, तो लोग जो घूमने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। तो ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। तो दिस वाज द थर्ड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन तो चेंज होता है, मतलब क्या,
मतलब है कि आज से 10 साल पहले पॉपुलेशन अलग थी और आज अलग है। आज से 13 साल पहले हम वर्ल्ड के सेकंड नंबर पर थे, तो आज हम नंबर 1 पे है। इससे बड़ी तरक्की और कुछ नहीं हो सकती। जो पॉपुलेशन चेंज में जो आपको पढ़ना है, अब क्यों चेंजेस आ रहे हैं भाई पॉपुलेशन में, ऐसा क्या हो गया इतना चेंजेस आ रहा है। ट्रैजिक वाली चीज आ रहा है। लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज में रोल प्ले कर रहा है वो 3 है। पहला है बर्थ रेट। क्या? बर्थ रेट। दूसरा है डेथ रेट। तीसरा है माइग्रेशन। ये 3 एक ऐसे फैक्टर है, इन्हीं कारण पॉपुलेशन में चेंजेस आता है। बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इसमें सेम नंबर ऑफ डेथ पर 1000, मतलब 1000, मतलब जितने भी पॉपुलेशन होती है ना, टोटल है कितने और टोटल कितने लोग जन्म हुआ है। लाइव बर्थ मतलब बर्थ तो होता है लेकिन कोई लाइव नहीं होता और कोई होते हैं, तो लाइव बर्थ की बात चल रही है। डेथ कितने डेथ हुए टोटल पॉपुलेशन में, और उसको किस टर्म में देखते हैं, उसको देखते हैं 1000 के टर्म में। अगर मान लो कि 1 लाख में 10,000 लोग हैं, तो 1000 में कितने होंगे, 10 या 100, तो उस हिसाब से चेक करते हैं कि 1000 में कितने भाई डेथ हुए, नंबर ऑफ डेथ, 1000 में कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड द बर्थ रेट, डेट इज डेथ रेट। ये टोटल का होता है, लेकिन हम चेक करते हैं 1000 के टर्म से, है ना। तो ये हो गया। अब तीसरा जो है डेट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट से। किससे? मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन या पर्सन कह सकते हो आप, इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी एक एरिया में गए या फिर एरिया से बाहर आ गए, तो डेट इज माइग्रेशन। और माइग्रेशन के 2 पार्ट है। एक है इन माइग्रेशन, मतलब भाई कहीं चले गए आप किसी देश में। आउट माइग्रेशन, और कहीं से निकल गए। इसका मतलब है एक सेम पर्सन किसी एक जगह के लिए इन माइग्रेशन है, तो कहीं के लिए आउट माइग्रेशन है। जो इन माइग्रेशन होता है उसे इमिग्रेंट कहते हैं, इमिग्रेंट्स। और जो गए वो एमिग्रेंट है, ग्रेंट्स कहलाते हैं। तो इन माइग्रेशन में क्या होता है भाई, आप किसी देश में गए, और एमी मतलब आप किसी देश से निकल के गए। एग्जाम्पल के लिए भाई एक व्यक्ति है, वो मध्य प्रदेश से दिल्ली आया है। कहां से? एमपी से दिल्ली गया, हमारे यहाँ पे दिल्ली रहने। तो जो एमपी से निकला है वहां तो क्या कहलाएगा, आउट माइग्रेशन। भाई यहाँ से निकल के गया है, तो आउट माइग्रेशन मतलब एमिग्रेंट्स हो गया। और दिल्ली वालों के लिए वो इन माइग्रेशन क्या मतलब दिल्ली पहुंचा है, तो इमिग्रेंट्स हो गया। तो यहाँ पे इम मतलब इन हुआ है, इसलिए इमिग्रेंट्स हो गया। और यहाँ पे आउट हुआ है, यहाँ से मतलब निकला है, तो ये एम हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा लोग किसी भी देश से निकले ना पूरे वर्ल्ड में, वो सूडान है। और सबसे ज्यादा कहीं लोग गए हैं देखा जाता है यूएसए है, यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। सॉरी, हिंदू बोलने मैंने इंडियन, ठीक है। और वर्ल्ड में जैसे कि एक है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसे मिनी इंडिया कहते हैं। पता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियंस कहीं पे है, इंडिया के बाद, तो वहीं पे है। तो ये रहा पॉपुलेशन चेंज, ट्रेड, इन सारी चीजों का पॉपुलेशन में चेंज होता है। लेकिन एक ये आ गया नेचुरल ग्रोथ रेट। ये क्या समझ, ये है कि नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब होता है डिफरेंस इन बर्थ एंड डेथ रेट।
बर्थ और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब बर्थ रेट लेस देन होगा डेथ रेट से, मतलब डेथ रेट की वैल्यू ज्यादा होगी। और पॉजिटिव कब होगा? जब डेथ रेट कम होगा बर्थ रेट से, बर्थ रेट ज्यादा होगा, तो उस केस में पॉजिटिव होगा। उस केस में अगर दोनों इक्वल हुआ तो न्यूट्रल रहेगा, मतलब जीरो रहने वाला है जब बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। ये हो गया पॉपुलेशन चेंज में कि तो ये 3 फैक्टर जिससे क्या पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, उस चीज के बारे में मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया है। ठीक है, मजा आ रहा है? तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज चेंज पॉपुलेशन, ट्रेंड इन पॉपुलेशन चेंज। मतलब पहले कितनी पॉपुलेशन थी, फिर 100 साल बाद, 150 साल बाद, और आज कितनी पॉपुलेशन। बड़ा मजा आएगा। देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो मेरे पास एक डाटा है, उस डाटा से मैं आपको बताने वाला हूँ पॉपुलेशन चेंज कैसे है। तो लेकिन उससे पहले पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज से मतलब है चेंज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए दैट इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द पॉपुलेशन चेंज। तो सबसे पहले हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं इंडिया की, और बात करेंगे जब देश आज़ाद हुआ था 1947। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताऊंगा, लेकिन मान लो भाई 30 करोड़। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतना पॉपुलेशन था हमारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और मैं ये डाटा लेके चलूंगा सेंसस का। सेंसस मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू रिसेंट 2021 का जो सेंसस है ना, शायद 2023 में आने वाला है। आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 2023 की अगर मैं बात करूं, बाद में देखेंगे 2022 में चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 142 करोड़ है। वाओ, लुक एट दिस, 112 करोड़। कैसे हुआ ये? तो नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे जानना है हमें, क्योंकि आपके बुक में जो वर्ल्ड के बेस पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1804। पहले मैं इधर डेट दे देता हूँ, 1804, फिर 1959, फिर 1999 और 2023। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो कितना कितना पॉपुलेशन था, मैं ये बताने वाला हूँ आपको। देखो 1804 कहा जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब इंसान जैसे दिखने वाले सबसे पहले हमारे जो एशियन पूर्वज थे होमो सेपियंस, तो लगभग 40,000 साल पहले दिखे गए थे। तो इसका मतलब है 40,000 साल से लेकर जब सन 1804 चल रहा था तब तक लगभग कहने का 40,000 की ही बात चल रही है ना। उस टाइम पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1804 में कितनी बताई गई है? 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़। समझे? कब की बात चल रही है? 1804, मतलब कि पिछले 40,000 साल में 100 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। फिर भाई आगे बढ़ गए हम, कितना हो गया? 155 ईयर्स बाद, ज्यादा नहीं, सिर्फ 155 साल बाद 1959 में 3 बिलियन पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की, मतलब 300 करोड़। कहाँ 40,000 साल में 100 करोड़ थे, और 155 आने वाले साल में 200 करोड़ बढ़ गए, मतलब 3 बिलियन हो गए, है ना। तो इसी कारण इस साल 1959 में जो चेंजेस हुआ है, इस बार कहा जाता है एक्सप्लोजन ब्लास्ट, मतलब जो बर्स्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, जैसे न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड होता है ना, काफी कुछ फैल जाता है, तो ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। और ऐसे एक्सप्लोजन लगातार होते गए, क्योंकि उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट 40 ईयर्स आगे। तो इसकी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे लिखा है मैंने 6 बिलियन 600 करोड़। और इस 600 करोड़ की पॉपुलेशन में ना एक मैं भी था। हाँ, समझ गए मतलब, है ना।
तो 600 बिलियन को, ये 6 बिलियन नहीं होता कि मेरा जन्म नहीं होता तो बस इतना समझ लो। कारण है कि उसमें बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा 1999 में, और उन सब ने मिलकर 600 करोड़ मतलब 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अचीव कर दिया। पहले सिर्फ 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ मतलब कि 155 साल लगे 200 करोड़ बनने में, और फिर लगे 300 करोड़ सिर्फ 40 साल में बढ़ गए, है ना। अब उसके बाद 1999 से 2023 की बात करें तो लगभग 24 साल, है ना। हाँ, और आपने तो है वो पढ़ ही लिया था न्यूज में, 8 बिलियन हो गया है, 800 करोड़। भाई 200 करोड़ तो पहले ही बने हैं, 100 से 200 300 में थे, 155 साल लगे, यहाँ भी 200 करोड़ बने 24 सालों में। तो एक्सप्लोजन तो यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए एक्सप्लोजन इसे कहते हैं क्योंकि इसका कंपेयर करते हैं पिछले 40,000 साल इसमें। तो ये एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन हो रहा है, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम सब फटे जा रहे हैं। तो अब जो है उम्मीद ये की जा सकती है कि 2030 तक में 8 की जगह ये 9 होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद शायद पॉपुलेशन स्लो हो सकता है क्योंकि तब तक इंसानों में इतने समझ में आ जाएगी आने वाले 7-8 साल में शायद कि भाई अब जितना है उतना ही अच्छा है ना। तो ये था पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो आप इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब है देखो अगर इसका मतलब समझना है ना सिंपल लैंग्वेज में, तो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। फिर सोच लो कि सर अब ये क्या कहते हैं आपने, अभी कंपोजिशन तो समझ में आ रहा था, कंपोजिशन मतलब पॉपुलेशन की कैसे बना है। अब स्ट्रक्चर को तो और समझ में, मतलब स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का मतलब ये है पॉपुलेशन में आप देखोगे डिफरेंट जेंडर होते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मेल फीमेल लेके ही चलेंगे बस, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे आप यंग होते हैं, यूथ होते हैं और ओल्ड होते हैं। तो यही तो कंपोजिशन है पॉपुलेशन में, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, सारे मिलके जो बोल रहे हैं। तो इन्हीं का बनाया जाता है पिरामिड। और जब पिरामिड बनाते हैं तो सबसे नीचे वाले एरिया में बच्चे आते हैं जिसे कहते हैं यंग, फिर यूथ की बारी आ जाती है और फिर ओल्ड आ रहा है, क्योंकि ऊपर 0 से लेके ऊपर मान लो 80 ईयर्स एज दिखाया जा रहा है। और इसमें से बीच में से लाइन होता है, इसकी तरफ मेल, इस तरफ मेल हो गया, इस तरफ फीमेल। तो ये मतलब पिरामिड से पता चलता है कि डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सन के बारे में पता चलता है, और कितने मेल बचपन मतलब कि जन्म हो रहा है, अंक का मतलब है कि कितने मेल फीमेल का जो बच्चे छोटे बच्चे जन्म हो रहे हैं, और कितने जो सरवाइव करके यूथ तक पहुंच पा रहे हैं और कितने की ओल्ड। और इंडिया का तो पूरा इसी तरह से स्ट्रक्चर ही बना पड़ा है कि मतलब कि सबसे ज़्यादा यंग है, उससे कम यूथ है और सबसे कम ओल्ड है। अगर आप जापान के देखो जो आपके बुक में है, उसका कोई ढंग का ट्रू से पिरामिड नहीं बना रहा है, क्योंकि उसमें क्या है ना, ओल्ड की कमी नहीं है, यंग की ओल्ड यंग लेवल जैसे यूथ की कमी हो चुकी है। और आज के टाइम में जापान के साथ चाइना की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि उसकी भी जो है ऐसी कंडीशन है, ओल्ड की बहुत ज़्यादा है। उनको जो है डिपेंडेंट और इकोनॉमिकल 2 पार्ट में बांट दिया। डिपेंडेंट का मतलब जो पूरी तरह से डिपेंड है, किसी भी तरह से काम वाम नहीं करते, है ना, तो वो हो गए जो 15 ईयर्स से छोटे हैं, जिसमें कहना मतलब इसमें यंग एंड ओल्ड को रखा गया है, यंग एंड ओल्ड। और इकोनॉमिकल में यूथ को रखा गया जो काम करते हैं, कहना मतलब जो वर्किंग है, जो पैसे कमा रहे हैं। तो डिपेंडेंट वाले में जो है 15 से लेके मतलब 15 साल से लेस देन 15 ईयर्स, जो 15 साल से छोटे हो, एंड
जो 65 ईयर्स से बिगर हो, है ना, 65 साल से ज्यादा बड़े हो, 15 साल से छोटे हो, उनको जो है इसमें रखा गया। और जो 15 से 65 के बीच में है, इस एज के बीच में है, उसको इकोनॉमिकल में रखा गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा वीडियो और ये यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो मुझे आशा कि पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आपको आ गई होगी। अगर आ गया तो कमेंट करना, है ना। और कोई भी टॉपिक जो आपको समझना है, पढ़ना है, एक वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो, टाइम निकाल के मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।